हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का पेपर नंबर 34 है। इसमें एक पेपर और है 35। इसमें 60 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद मिलर यूरे परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें ये प्रारंभिक पृथ्वी पर रासायनिक विकास के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो मिलर यूरे परिकल्पना है, इसमें पहला साक्ष्य जो प्रदान किया गया था वो था जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक अणु अकार्बनिक घटकों से निर्मित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 62, कर्मचारी राज्य बीमा निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर आता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा स्थापित ईएसआईसी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 63, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बिम्स्टेक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। इसमें से देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। ये बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आई थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, ये बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से ही अस्तित्व में आई थी। दूसरा ऑप्शन है बिम्स्टेक का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसका मुख्यालय यहाँ पर जो मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन और मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसके लिए 2014 में बांग्लादेश के ढाका में एक यहाँ पर स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया था। कब? 2014 में। ये सार्क में है, सार्क का है काठमांडू नेपाल में, न कि बिम्स्टेक का है। तो दूसरा ऑप्शन तो इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है भारत बिम्स्टेक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सुरक्षा और आतंकवाद रोधी क्षेत्र में अग्रणी है। जो भी फैक्ट होते हैं, जैसे ऑप्शन हुआ और उसमें जो फैक्ट होते हैं बस उसी को ही देखना है, और ये तो नॉर्मल से स्टेटमेंट होते हैं जो करेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बस इसमें जो भी फैक्ट होता है वो पता होना चाहिए, बाकी का तो हो जाता है। तो दो ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 64। 64 में यहाँ पर इसमें पूछा हुआ है कितने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई के दायरे में आते हैं। एएसआई के दायरे में बताना है कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। इसमें पहला है यहाँ पर बीड़ी और सिगार विनिर्माण, जो बीड़ी और सिगार निर्माण है। एएसआई वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक आंकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है ये, और यहाँ पर एएसआई का दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। अब यहाँ पर इसके जो अंतर्गत आते हैं बीड़ी और सिगार, ये अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत है, और बीड़ी और सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल है। इसमें यहाँ पर देखिए जो रेस्तरां और रेस्टोरेंट है, इसमें रेस्तरां और रेस्टोरेंट और रक्षा प्रतिष्ठान और यहाँ पर कंप्यूटर सेवाएं, ये तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान इस सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखे गए हैं। जो भी यहाँ पर तीनों हैं ये अलग ही दिखेंगे, रेस्टोरेंट भी और रक्षा प्रतिष्ठान भी और कंप्यूटर भी। इसमें बस एक ही शामिल होता है बीड़ी और सिगार विनिर्माण एएसआई के दायरे में। तो एक ही आंसर इसमें ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 65, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये अभी आया भी था ये क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर देखने कितने कथन इसमें सही हैं। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय, जिनकी यहाँ पर मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, PMSYM योजना के अंतर्गत ये पात्र हैं। पहला कथन इसमें ठीक है, 15,000 या उससे कम है वो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है इस योजना के लिए पात्र है। दूसरा ऑप्शन है पात्र अभिदाताओं की आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। अब इसमें 18 ना देकर के 20 से 40 भी दिया जा सकता है, तो वहाँ पर ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद प्रतिमाह 5,000, इसमें प्रतिमाह 5,000 रुपये नहीं है, जबकि यहाँ पर
इसमें बताया हुआ है प्रतिमाह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो 2 ही ऑप्शन इसमें ठीक है। और जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 2 ऑप्शन ही उसमें करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कितने जल शक्ति अभियान के घटक हैं। इसमें जल शक्ति अभियान के घटक देखना है कितने हैं इसमें वर्षा जल संचयन भी है, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार और वाटर शेड विकास गहन वन रोपण। इसमें चारों ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 67, वित्त मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए नोडल विभाग है। इसमें बोला हुआ है यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है उसकी प्रणाली की देखरेख कौन सा यहाँ पर नोडल विभाग करता है। ये करता है क्योंकि यहाँ पर ये वित्तीय से संबंधित है, तो व्यय विभाग कितना खर्च हो रहा है, कितना उसमें लग रहा है, तो व्यय विभाग हो गया, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं, इस पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है कितने उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत देखना है। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक तो BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर है अगला भारतीय खाद्य निगम, जो भारतीय खाद्य निगम है ये भी इसके अंतर्गत आता है, FCI। केंद्रीय भंडारण निगम, यहाँ पर केंद्रीय भंडारण निगम भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो निर्यात निरीक्षण है ना, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयात और निर्यात से जो संबंधित है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 69, सुशासन जो सूचकांक है GGI, जो 10 क्षेत्रकों में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अभिशासन गवर्नेंस प्रदर्शन का आकलन करता है। इसका आकलन करता है, ये किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये किया जाता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARGPG। यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो सुशासन सूचकांक है ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 70 में है निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारतीय स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए थे। यहाँ पर जो ये ITBP है इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका गठन हुआ था, यहाँ पर 1962 में हुआ था। और असम राइफल्स इसका किया गया था 1835 में और ये 1962 में हुआ था। इसमें यहाँ पर तीसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसमें जो CRPF है इसका गठन किया गया था 1939 में, 1939 में। फिर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसका जो गठन किया गया था 1969 में किया गया था। अब यहाँ पर इसमें देखना है जो केंद्रीय सुरक्षा बल है 1969, ये तो इसका बाद में किया गया है, तो चौथा ऑप्शन ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसमें यहाँ पर इसमें पहला जो 1962 का है ये भी बाद में किया हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसमें 2 और 3 ही बचते हैं, 1835 में जो असम राइफल है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है 1939 में। तो 2 और 3 आंसर इसका सही है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 71, राष्ट्रीय करियर सेवा जो NCS पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NCS जो राष्ट्रीय करियर सेवा है, सेवा के बारे में देखना है, इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं। 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति NCS पोर्टल पर प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठा सकता है। ये 14 वर्ष से अधिक ही है, पहला ऑप्शन ठीक है। इस पोर्टल का रखरखाव और संवर्धन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय करियर है इसका श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। NCS पोर्टल में एक मॉड्यूल है जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को सूचीबद्ध करता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 72, इसमें प्राय सुर्खियों में देखा जाने वाला ग्रीन क्लाइमेट फंड जो GCF है, GCF के बारे में देखना है। इसमें है यहाँ पर
जो विकासशील यूएनएफसीसी के द्वारा एक वित्तीय तंत्र जो जीसीएफ है, ये यूएनएफसीसी द्वारा वित्तीय तंत्र एक संचालन इकाई है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं। मिशन लाइफ, जो मिशन लाइफ है इसके संदर्भ में देखना है और कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है इसमें मिशन लाइफ की शुरुआत 2025 में नहीं की गई थी इसकी, ये जो 26वां COP 26 हुआ था यूएनएफसीसी का, उसमें आया था ये 2022 की शुरुआत में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला गलत होने के बाद बी और सी तो इसमें कट हो गए। अब इसमें दूसरा तो है ही, COP 26 में ही आया था, ग्लासगो में हुई थी यूएनएफसीसी की जो भी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 26वीं। तीसरा है इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य सरकारों और उद्योगों, यहाँ पर एकमात्र तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, एक ही बच जाता है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 74 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना CHCDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन भी चूज करने हैं। सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसमें पहला ऑप्शन है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, विकास आयुक्त हथकरघा निधि संवितरण और समग्र परियोजना निगरानी के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 75 प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो अश्विनी है, अश्विनी ये किससे रिलेटेड है? ये यहाँ पर है वायु रक्षा अनुप्रयोगों के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार है ये अश्विनी। अभी ये सुर्खियों में भी रहा था, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो अश्विनी है ये रडार जो निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार होते हैं उससे रिलेटेड है। 75 का इसमें यहाँ पर सी है और इसकी खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंध पे भी हस्ताक्षर किए गए भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसमें नेक्स्ट है 76 कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जो नेवा प्लेटफॉर्म है ये किससे संबंधित है? ये यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। जो विधानसभा थी उसमें था ये कागज को कागज रहित बनाने के लिए डिजिटल पहल, यहाँ पर ये डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 77 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो MPLADS, इससे 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है पिछले पेपर में। इसमें यहाँ पर है ये MPLADS के तहत निधियाँ सीधे इसमें एक साल में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं जो भी सांसद होते हैं, सीधे प्राधिकारियों को अनुदान के रूप में दी जाती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं और सीधे जिला प्राधिकारियों को अनुदान से आता है, जो जिला प्राधिकारी होंगे उनको। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। MPLADS निधि का 15% अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, यहाँ पर 15% ही किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है निर्वाचित लोकसभा सदस्य अपने संबंधित राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इसमें कहीं भी सिफारिश नहीं कर सकते। जैसे राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के सदस्य उस राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो अपने क्षेत्रों में ही करेंगे। अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से भी लोकसभा के सांसद चुनकर आए तो वो अपने क्षेत्रों में ही करेंगे विकास कार्यों की सिफारिश, और जबकि राज्यसभा के जो होंगे वो देश में कहीं भी कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 2 ऑप्शन ही ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 15% है और यहाँ पर इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%। तो 2 ऑप्शन ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 78 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत निर्धारित लक्ष्य हैं? इसमें कौन कौन से निर्धारित लक्ष्य हैं वो देखना है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से 100% शिक्षार्थियों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 का लक्ष्य है देश में स्कूली और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरीकरण सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। यह नीति 34 वर्ष जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उसका स्थान लिया था, जो 2020 की थी। अब यहाँ पर इसमें बोला हुआ है कि ये कम से कम
यहाँ पर 50% है, ना कि 100% है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया है। यहाँ पर उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER 2035 तक 100% तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि इसमें 50% का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक 50% और ये 2025 तक इसमें 50% ये है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के संदर्भ में देखना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है इसे क्षमता निर्माण और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना, इसमें यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए है, ना कि ये निर्माण और क्षमता कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। प्रधानमंत्री जन विकास योजना ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बहु क्षेत्रक विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गई इसमें, और ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के लिए है, और इसको 2008-9 में शुरू किया गया था, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्र सरकार की नहीं है, केंद्र प्रायोजित है। तो पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, इस कार्यक्रम के तहत संसाधनों का एक निश्चित हिस्सा विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित किया गया है। ये महिलाओं के लिए किया गया इसमें, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसमें आगे बोला हुआ है, इसके तहत क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है जो अत्यधिक विकासात्मक अभाव वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। अल्पसंख्यक संख्या का और 2011 की जो जनगणना है सामाजिक आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर की गई। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 80, यहाँ पर सेफ एग्रीमेंट प्रोजेक्ट की चर्चा अक्सर निम्नलिखित के संदर्भ में की जाती है। किसके संदर्भ में की जाती है? जो सेफ एग्रोमेट जो प्रोजेक्ट है ये उपग्रह डेटा का उपयोग करके कृषि मौसम संबंधी दशाओं की निगरानी करना। इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। जो सेफ एग्रीमेंट प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना 2008 में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई थी, और इसमें इसरो, जाक्सा और अन्य एजेंसियों का भी सहयोग है। तो ये है उपग्रह डेटा का उपयोग करके जो कृषि मौसम संबंधी दशाएं हैं उनकी निगरानी करना। सेफ एग्रोमेंट, एग्रो मतलब कि एग्रीकल्चर यहाँ पर आ रहा है, सेफ मतलब सुरक्षित। नेक्स्ट है 81, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है, इस अम्ब्रेला योजना के तहत सिंचाई संगणना कराई जाती है जिसका उद्देश्य लघु सिंचाई पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन। विश्व बैंक द्वारा समर्थित निरांचल राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का उद्देश्य PMKSY के जल संभर विकास घटक को मजबूत करना है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ही इसमें ठीक है, और इसको 2015 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 82, भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में देखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन यहाँ पर सही है वो देखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से बांग्ला में की गई थी। इसमें यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला में नहीं की गई थी, ये संस्कृत में की गई थी इनके द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। फिर है 1896 का जो अधिवेशन था इसमें पहला राजनीतिक अवसर था जो इसे गाया गया था 1896 में। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें इस कविता का पाठ किया गया था, और उस टाइम पर जो चटर्जी थे उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1894 में जो चटर्जी थे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 83,
फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों जो FBRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं, इसमें यहाँ पर देखना है कितने कथन सही हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में शीतलक के रूप में जल के बजाय तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उसमें जो शीतलक के रूप में जल के बजाय, जो जल है उस शीतलक के बजाय सोडियम, जो तरल सोडियम है उसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। FBRS जितना विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं उससे अधिक इसकी खपत करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर उत्पादन से अधिक विखंडनीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ये सही नहीं है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कलपक्कम में विकसित किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। और ये 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है। यहाँ पर यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का मिश्रण ऑक्साइड भी है। और यहाँ पर जल के अलावा, जल के बजाय इसमें तरल सोडियम का किया जाता है और इसका कहाँ पर, कलपक्कम तमिलनाडु में किया जा रहा है। पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 84 संशोधित सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विषयगत क्षेत्र इसमें शामिल है। इसमें पहला है ऊर्जा और हरित भवन। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा और हरित भवन। शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता, इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा है गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, ठीक है। चौथा है जल प्रबंधन, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जलवायु जोखिम आकलन, ये इसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं है। जो सतत विकास, अब यहाँ पर ये तो जोखिम आकलन किया जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर छठा नहीं है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 85 सैन्य मामलों के जो विभाग हैं DMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन यहाँ पर देखें, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें देखने कितने कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर ये जो आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2019 में CDS पद के साथ साथ सैन्य मामलों के विभाग का गठन किया गया था। यहाँ पर इसका गठन 2008 में, इसका गठन 2008 में नहीं किया गया था, 2019 में। पहला ऑप्शन गलत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख है। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसमें जो CDS है वो सैन्य मामलों के विभाग का सचिव होता है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। DMA अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग के लिए भी उत्तरदायी होता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये अन्य देशों के साथ रक्षा विभाग, रक्षा सहयोग और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों के संबंधित मामलों की संभावना है और यहाँ पर अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर समन्वय के लिए ये जिम्मेदार है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ए आंसर, इसमें बस एक ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर, ए ठीक है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर 86 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है भारत को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, 2022 से 26 की अवधि के लिए इसको चुना गया। दूसरा ऑप्शन है भारत ने जुलाई 2024 में विश्व विरासत समिति की 46वीं सत्र की मेजबानी भी की, ठीक है। 46 की जो यहाँ पर मेजबानी की थी भारत के द्वारा की गई थी 2024 में 21 से 31 जुलाई नई दिल्ली के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यहाँ पर किया गया था। 46वें सत्र का आयोजन किया गया और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये समिति 2003 कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 87 अंतरिक्ष वेधशाला मिशन ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एस्ट्रोफिजिक्स है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से यहाँ पर संबंधित है ये, और जो GAIA यहाँ पर ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GAIA है, अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद करने की घोषणा की गई है इसके द्वारा, तो ये इसमें आंसर है बी। नेक्स्ट है 88 इसमें सेंटिनली लोगों, जो सेंटिनली ये लोग कहाँ पर है, ये एक जनजाति है जो कहाँ पर मिलती है, अंडमान और निकोबार में मिलती है ये।
यहाँ पर है सेंटिनली अंडमान द्वीप समूह में रहने वाली एक संपर्क विहीन जनजाति है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, संपर्क विहीन है ये, क्यों इसे संपर्क नहीं है सेंटिनली। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सुभेद जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो आदिम जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के तहत यहाँ पर इसको किया गया है, और 75 है जो पीवीटीजीज है। यहाँ पर इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो आदिम जनजाति है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, इनकी जीवन शैली को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार सख्त संपर्क निषेध नो कॉन्टैक्ट की नीति लागू करती है। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है, 1956 के अंतर्गत करती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 89, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में हंसा 3 NG प्राय सुर्खियों में रहा? ये क्या है हंसा 3? हंसा 3 है स्वदेशी प्रशिक्षक विमान विकास, यहाँ पर विकास, जो स्वदेशी प्रशिक्षक विमान विकास है ये इससे संबंधित है। और यहाँ पर जो CSIR है, CSIR की जो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है, हंसा 3 प्रशिक्षण विमानों के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी है। हंसा 3 भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है ये। इसे CSIR के तत्वाधान में SIR प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 90, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। इसमें पहला है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है ये। इसमें पहला ऑप्शन ही गलत है। पहला गलत होने के बाद इसका आंसर यहाँ पर निकल रहा है बी। कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से खुरपका मुंहपका रोग को नियंत्रित करना, 2030 तक इसका 100% उन्मूलन भी करना है। कब तक? 2030 तक यहाँ पर बोला हुआ है इसका उन्मूलन करना है। और जो FMD और यहाँ पर ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ये राज्यों और जो संघ राज्य क्षेत्र है केंद्र सरकार द्वारा 100% धनराशि भी प्रदान की जाती है इसमें, और 2030 तक इसको 100% तक इसको खत्म करना है। बोवाइन ब्रूसेलोसिस रोग भारत के लिए एक स्थानिक है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन ठीक है। नेक्स्ट है 91, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI के संदर्भ में देखना है इसमें कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है यह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए किसी एकल स्रोत देश पर निर्भरता कम करना है। ये यहाँ पर ठीक है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है और इसको निर्भरता कम करना है। इसमें SCRI को विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है। इसको इसके अंतर्गत नहीं किया गया, ये एक त्रिपक्षीय पहल है। इससे पता चल जाएगा कि 3 देश इसमें शामिल है, तो 3 त्रिपक्षीय पहल है, ना कि WTO के द्वारा। तो ए आंसर ही इसमें सही है। नेक्स्ट है 92, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इसके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन सही है इसमें, जो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है RBI का गवर्नर IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है। इसमें यहाँ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री जो होते हैं वो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है, ना कि RBI के गवर्नर होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य भी है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, भारत ये मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। तीसरा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन भी ठीक है, जो प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। और भारत की तरफ से कौन, जो वित्त मंत्री होंगे वो शामिल होंगे। इसमें 2 ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों से पता चला कि
ओक जो कुल हिमनद है, जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया जाने वाला पहला हिमनद बन गया है। यह जो मृत घोषित पहला हिमनद बन गया, यह हिमनद निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र से अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? ये आइसलैंड में अवस्थित है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो क्या है यहाँ पर ओक जो कुल है, ये है आइसलैंड में। अब इसमें यहाँ पर बाउमन हिमनद, ये न्यूजीलैंड में है। कोल्डेरोन हिमनद, ये इटली में है। मार्शल सुर, ये हिमनद अर्जेंटीना में है। पिको हम्बोल्ट, ये वेनेजुएला में है। पिजोल हिमनद स्विट्जरलैंड में है। सारेन हिमनद, ये फ्रांस में है। श्रीफर्नर हिमनद, ये जर्मनी में है। और एक एंडरसन हिमनद और क्लार्क हिमनद और ग्लीसन हिमनद, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 94 है प्राय सुर्खियों में देखी जाने वाली S2, यहाँ पर S2I2, इसकी शुरुआत चौथी राष्ट्रीय सागरमाला जो शीर्ष समिति है उसकी बैठक के दौरान की गई थी। और ये सागरमाला स्टार्टअप और नवाचार पहल है। S2I2, इसमें यहाँ पर ये S2, ये I2 है। S का मतलब सागरमाला और स्टार्टअप हो गया, और I2 का मतलब नवाचार और पहल हो गया। तो यहाँ पर I मतलब इनोवेशन, इसमें से अब पता चल जाएगा फुल फॉर्म देखने से ही। इसमें भारत में समुद्री सागरमाला से है तो नवाचार भी आ रहा है, और किसी में नवाचार, हाँ इसमें भी नवाचार आ रहा है, अनुसंधान और नवाचार इसमें। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में प्राच्यवादी अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। इसकी स्थापना जो की गई थी 18वीं शताब्दी में की गई थी, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में की गई थी, 18वीं शताब्दी में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर करेक्ट है। इसमें पुरातत्व, जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अग्रदूत माना जाता है, और भाषा विज्ञान, संस्कृत और इंडो यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन, संग्रहालय विज्ञान, अनुवाद और संरक्षण भी। नेक्स्ट है इसमें 96 है, बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखने हैं कितने कथन यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन है, इसमें सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उसमें किया गया है। पहला ऑप्शन ठीक है। यह किशोरों 14 से 18 वर्ष की आयु को जोखिमपूर्ण पेशों या प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध भी किया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, 14 से 18 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है, इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP योजना का निर्माण किया गया है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 1988 में जो NCLP है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, NCLP योजना का निर्माण ये नहीं करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2 ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 95 में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो AERB है, इसके संदर्भ में देखना है और इसमें कौन से कथन सही हैं। पहला है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यह सीधे जो PMO है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसको सीधे रिपोर्ट करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रशासनिक नियंत्रण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो CSIR है, DST है और DBT है, और ये यहाँ पर कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। इसके प्रमुख कार्यों में से एक चिकित्सा एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 98, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य है। जो आयुष्मान सहकार योजना है उसका देखना है। आयुष्मान सहकार सहकारी समितियों को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना निर्माण एवं उन्नयन सहायता प्रदान करना है। इसमें बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो आयुष्मान सहकार योजना है इसका उद्देश्य यही है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 99, फिलीपींस द्वारा भारत से हिंद प्रशांत क्षेत्र में
चीन का मुकाबला करने के लिए स्क्वाड जो स्क्वाड है गठबंधन में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस संदर्भ में स्क्वाड गठबंधन के सदस्य कौन कौन हैं इसमें इसमें यहाँ पर पहला तो है ऑस्ट्रेलिया है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, मलेशिया नहीं है, पहला है ये है, इसमें मलेशिया नहीं है, तीसरा ये कट हो गया और ये कट हो गया, और यहाँ पर न्यूजीलैंड भी इसमें नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड भी नहीं है और जापान है। 1 2 4 1 2 4 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो स्क्वाड समूह है इसमें एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है इसमें और फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है, इनको मिलाकर 4 है। इसमें जो क्वाड है, जिस तरीके से क्वाड है ना, इसमें स्क्वाड हो गया ये, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। इसमें बाकी के भारत की जगह पर जो आ जाता है फिलीपींस शामिल है और बाकी के 3 कंट्रीज वही हैं, तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 100 है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई सहज पहल का उद्देश्य। इसमें देखना है सहज पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। सहज पहल एलपीजी कनेक्शन की ऑनलाइन बुकिंग और रिलीज को सक्षम बनाना। जो यहाँ पर सहज पहल, सहज इसी से रिलेटेड है, एलपीजी से, और जो सक्षम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये पहले पूछा हुआ भी है, सहज इसमें एलपीजी कनेक्शन की ऑनलाइन बुकिंग और रिलीज को सक्षम बनाना है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें अभी एक पेपर और बचा हुआ है 35 पेपर, इससे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड में काफ़ी हेल्प होती है अगर ये पेपर कर लिए जाए विजन आईएएस के पूरे 35।